हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनर्जी लर्निंग। आई एम हेमंत कुमार एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का 2025 का पेपर जो KCET में पूछा गया था। कौन सा पेपर? KCET का 2025 में पूछा गया पेपर। ठीक है, बेसिकली KCET जो बेस्ड होता है वो हमें क्या सिखाता है? वो एग्ज़ाम हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है कि कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट टाइप के ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। रादर देन सॉल्विंग लॉन्ग मेथड वी हैव टू फॉलो सम शॉर्टकट्स। ओके, सो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का विद शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैच द मैट्रिक्स है। मैच द मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिस्ट कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली जो हम लोग निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमें अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू MOT फॉर डिफरेंट कंपाउंड। लाइक हम जानते हैं कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उनके लिए अलग डायग्राम होता है, या फिर 14 से उनके लिए अलग डायग्राम होता है, और 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले के लिए या 14 के इक्वल वाले के लिए अलग डायग्राम होता है। ठीक, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या? एक शॉर्टकट अपनाएंगे। देखो ध्यान से देखना कौन सा शॉर्टकट है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 14 से अगर बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखना बहुत ध्यान से देखना, और इस ट्रिक को आप लोग याद भी रख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर। बहुत ध्यान से देखना सारे लोग ध्यान से देखना। 14 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 13 हुआ तो 2.5। नेक्स्ट अगर 12 हुआ तो 2। नेक्स्ट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 हुआ तो 1.5। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो 2.5। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 16 हुआ तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 2। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल यहां पे देखते हैं O2 जो होता है, यहां पे कितने बॉन्ड्स होते हैं? O डबल बॉन्ड O, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। हम लोग देखते हैं जैसे O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखते मिला के फोर्थ का सेकंड कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं CO के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। मतलब सेकंड का जो होगा, सेकंड का बी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी का 4 दोनों में ही है। वापस से हमें ए के लिए चेक करते हैं। ए के लिए, ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में होते हैं 7 और ऑक्सीजन में होते टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 और 8 यहां पे हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो 2.5। अब मैच कर लेते हैं 1 का 3, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X एंड Y आर गिवन। देखते हैं X एंड Y आर गिवन, ये क्या होता है? अगर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से अगर देखा जाए तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 3s2 एंड 3p5। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 6 4 10 और 5 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका होता है? फास्फोरस के लिए। यहाँ पे देखना ध्यान से 10 एंड 7, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्लोरीन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। पी और फास्फोरस और क्लोरीन हमें पता है कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। एक तो बनाता है PCl3, दूसरा बनाता है PCl5।
और दोनों के दोनों जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या हुआ। अगेन हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो मैच द मैट्रिक्स पूछा गया। क्या पूछा गया, मैच द मैट्रिक्स। ठीक, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, एक एक करके हम लोग देखते हैं ध्यान से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कोई अगर एक मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट पार्ट्स में टूट रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे यहां पे अगर एग्जांपल देखा जाए कौन सा डीकंपोजिशन रिएक्शन है, बी का ध्यान से देखो एक मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट पार्ट्स में टूट रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे बी के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ध्यान से बी में ऑप्शन 4 कौन सा वाला है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसी में हम लोग देख लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, मतलब वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन डी का आंसर 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलरलेस। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व होता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे किसी भी कंपाउंड्स में जो कलर होता है, जो कलर शो करता है, वो किस कारण से जनरली शो करता है। जनरली जो कलर शो करने के रीजन होता है, जो कलर शो करने का रीजन होता है वो ड्यू टू डी ट्रांजिशन। किसके कारण, डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन एक फेनोमेना होता है जिसके कारण कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक, अब हमें पता है डी ट्रांजिशन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो D1 से D9 तक होनी चाहिए। क्या, D1 से D9 तक होनी चाहिए, मतलब d ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब हम चेक करते हैं, अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 या D0 हो गया तो मतलब वहां पे कलर शो वो कंपाउंड नहीं करेगा। चेक करके देखते हैं। हमें अगर स्कैंडियम दिख रहा है, स्कैंडियम एंड जिंक 2+ दिख रहा है, तो हमें ये पता है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D10 एंड D0। ठीक, D0 एंड D10 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारा कलर शो नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखना। परमैंगनेट सॉल्यूशन, क्या, परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान से देखना, एसिडिफाइड मतलब H2S, एक H2S दिया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें परमैंगनेट दिया हुआ, क्या दिया, परमैंगनेट। परमैंगनेट किसको बोलते हैं, MnSO4 माइनस, सॉरी MnO4 माइनस, किसको बोलते हैं, MnO4 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमैंगनेट। अब ध्यान से देखना, ये कौन सा एजेंट है ये कौन सा एजेंट है, ये है अपना बोलो कौन सा एजेंट है, ये +7 में अभी एग्जिस्ट करता है, +7 में एग्जिस्ट करता है। और +7 में एसिडिक मीडियम में, कैसा, एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +2 में। मतलब इसका बेसिकली क्या हो रहा है, इसका बेसिकली ये खुद रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है खुद, मतलब दूसरे को क्या करेगा, H2S को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब ये कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब H2S को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। देखते कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे H2S ऑक्सीडाइज लिख रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, H2S इज ऑक्सीडाइज टू S and MnO4 minus is reduces to Mn2 plus. This is the correct answer. This is your correct answer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a member of lanthanide series which is well known to exhibit +4 oxidation state। ये भी वेल नोन क्वेश्चन है,
एफ ब्लॉक का वेल नोन क्वेश्चन है, ठीक। हमें आंसर देखते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि एफ ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहां पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सीरियम। क्यों हो जाएगा सीरियम? सीरियम का अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 58 होता है। क्या होता है? 58 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, Xz एंड देन Xz देन 4f1 देन 5d1 एंड देन 6s2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल से अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए तो ये क्या अचीव कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। मतलब ये क्या रहेगा, +4 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा इसका सीरियम का, जो शो करेगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स both the elements do not have n-1 d10 एंड ns2। मतलब d10 नहीं होना चाहिए। क्या, ध्यान से पढ़ना, कभी कभी क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो क्या बोल रहा है, बोथ द एलिमेंट्स डू नॉट हैव n-1 d10 एंड ns2। हमें पता है कॉपर का नहीं होता है, कॉपर का ns2 नहीं होता, कॉपर का क्या होता है, ns1 होता है। कॉपर का अगर बात की जाए, कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका होता है 3d10 एंड 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का। तो देख लेते कौन से ऑप्शन में है। ये देखो, कॉपर यहां पे है और यहां पे है, ठीक। लेकिन यहां पे जिंक का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 एंड 4s2। मतलब वो ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखना, अ लिगेंड विच हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। मतलब एक ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, 2 डोनर एटम्स हो, ठीक। एंड ईदर ऑफ 2 लिगेंड्स विद द सेंट्रल मेटल इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि जिसके पास 2 डोनर एटम हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ डोनेशन एक ही क्या करे, डोनेट करे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल ये देखो, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा CN-। कैसा होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। मतलब ये कार्बन से भी कनेक्ट हो सकता है लिगेंड, और नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट NiCl4 2-, NiCl4 2-। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। द कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। द कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिगेंड को, ध्यान से देखते हैं लिगेंड कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। अब ध्यान से एक और चीज बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे क्या है, 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो स्क्वायर प्लैनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। तो क्योंकि यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इज 2। नो, गलत है। अभी हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यस, बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो क्या हो सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसमें जिसे हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ठीक है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट, इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यस ये भी सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। यस, कॉम्प्लेक्स क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। देखो, एक स्टेटमेंट था वीबीटी में कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उसमें क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। लेकिन यहां पे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, जिसके कारण ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। देख लेते कौन सा ऑप्शन चाहिए इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which formula and its name combination is incorrect? Which formula and its name combination is incorrect? देखते हैं ध्यान से देखते हैं इनको। ठीक, क्या लिखा है पहले में? K3Cr(C2O4). ठीक है, तो पोटेशियम पहले कैटायन का नाम फॉलोड बाय एनायन, तो पोटेशियम ट्राइऑक्सलेट क्रोमेट 3, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, डाई क्लोरो बिस। ध्यान से देखना, बिस हम लोग कहां पे यूज करते हैं? बिस कहां पे यूज करते हैं? जहां पे भी ऑलरेडी लिगेंड के नेम में ऑलरेडी बाय ट्राइड टेट्रा ये सारी चीजें अगर आ चुकी होती है तो वहां पे बिस ट्रिस का हम लोग यूज करते हैं। मतलब ये भी क्या दिया हुआ है? इथेन 1,2-डाइअमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, मतलब ये भी करेक्ट दिया हुआ। नेक्स्ट ध्यान से देखना। नेक्स्ट, पेंटाअमीन कार्बोनिल नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनेट ग्रुप है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट पूछा है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स आयन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इस लिगेंड को बहुत ध्यान से देखना। इस लिगेंड का नाम क्या है? ऑक्सलेट आयन। क्या नाम है? ऑक्सलेट। ठीक है, और ऑक्सलेट होता है वो कैसा होता है लिगेंड? कैसा लिगेंड होता है? वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक, अब बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब कि एट द टाइम ऑफ डोनेशन एक लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट करेगा। मतलब एक लिगेंड अगर 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो 3 लिगेंड कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे? 6 लोन पेयर डोनेट करेंगे। मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 6। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो आया है वो ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन दिख रहा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज का टेस्ट, जो वेरीफाई करता है कि इस ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना कि जैसे एसिटिक अनहाइड्राइड। अब एसिटिक अनहाइड्राइड जो टेस्ट था वो टेस्ट ग्लूकोज में क्या बताता था? वो टेस्ट ग्लूकोज में, अगर आप लोगों को याद हो रिएक्शन, तो एसिटिक अनहाइड्राइड जो था वो हमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बारे में बताता था। किसके बारे में? हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बारे में बताता था। नेक्स्ट, ब्रोमीन वाटर किसके बारे में बताता था? ब्रोमीन वाटर हमें कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बताता था। कौन से ग्रुप के बारे में बताता था? कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोआयोडिक एसिड हमें पता है अगेन बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप को उसके रिस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये कौन सा स्ट्रेट चेन देगा? ये देखो, सी का कौन सा आंसर हो गया? सी का ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट, ब्रोमीन वाटर मतलब कौन सा ग्रुप देगा? कार्बोनिल देगा। देख लेते मिला के कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि बी के लिए 4 कौन से ऑप्शन में? सॉरी, ब्रोमीन वाटर जो टेस्ट होता है वो अल्डिहाइड का टेस्ट देता है। किसका टेस्ट देता है? एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। और हाइड्रोक्लोरिक सी के लिए ऑप्शन 2 किसमें? कौन से वाले में? ए एंड बी में सी के लिए ऑप्शन 2 है।
नेक्स्ट, अगर अगर हम बात करें ब्रोमीन वाटर की, तो ब्रोमीन वाटर किसको क्या करता है, ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज में, जब हम लोग ग्लूकोज में जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, जो हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब बी का क्या होगा, फर्स्ट, सी का 2, बी का फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन है, ये देखो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, इन द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट solution, dilute sulfuric acid but not nitric acid is used to maintain acidic medium। देखो क्या होता है वहां पे, अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 के जगह HNO3 का यूज कर दिया, तो HNO3 भी जो होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। इसलिए क्या करेगा वो, इसलिए वो वहां पे रिएक्शन नहीं होने देगा, वो खुद ही ये कर लेगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द ग्रुप रीएजेंट NH4Cl solid and aqueous NH3 will precipitate which of the following ion, ध्यान से देखना, ये ग्रुप 3 का टेस्ट देता है। कौन सा ग्रुप का टेस्ट देता है, ग्रुप 3 का टेस्ट देता है सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। और ग्रुप 3 के टेस्ट में हमें पता है कि ये +3 वाले जितने भी होते हैं, जैसे मान लेते हैं Fe3+, Al3+, इनका टेस्ट देता है, ठीक है। तो कौन से आयन का टेस्ट देगा, एल्युमिनियम 3+ का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, द पर्पस ऑफ फ्यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। देखो सोडियम मेटल का फ्यूज कराने का लसाइन टेस्ट में क्या ये रहता है, क्या उसमें रीजन रहता है कि हम लोग क्यों उसको फ्यूज करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। तो अगर हम ऑप्शंस देखें ध्यान से, तो बेसिकली उसका जो होता है वो जो होता है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में पढ़ते देखते ध्यान से, टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू वेपर स्टेट, नहीं ये गलत दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या बोला है, टू कन्वर्ट द एलिमेंट्स कंपाउंड इनटू कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। कोवेलेंट से क्या करता है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कोवेलेंट फॉर्म से क्या करता है, आयनिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। और जो भी एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है, अगर हमने सोडियम के साथ में फ्यूज करवाया है तभी रिएक्शन को, ठीक है। ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व्हाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजेंस, बाय डूइंग सो, अगेन आ गया कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें बनी होती है उनको क्या करता है, डिकम्पोज करने में हेल्प करता है वो चीज। जैसे ऑप्शन क्या हो गया 4, N डिकम्पोजेस Na2S एंड NaCl इफ फॉर्म, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरोमेटिक कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब एरोमेटिक कंपाउंड की एक बार डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं, क्या था, पहला तो पूरा जितने भी जगह दिख रहे हैं वहां पे डीलोकलाइज्ड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक। ध्यान से देखना, पहला यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 2 4, मतलब ये आंसर क्या हो गया, ये एरोमेटिक नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका, पहला ही आंसर हो गया। दूसरे की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट बढ़ते, IUPAC नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से देखना। अगर आप सोच रहे हो कि यहां से शुरू करें या नंबरिंग, या यहां से शुरू करी जाए नंबरिंग, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। IUPAC नोमेनक्लेचर का
नंबरिंग के लिए हमें एक रूल जो होता है, बहुत ही यूनिवर्सल रूल है। कौन सा रूल है? FMS। क्या? FMS। कौन सा रूल? FMS रूल। मतलब जो सबसे पहले हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे वो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं है तो हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद बात करें मल्टीपल बॉन्ड की, तो मल्टीपल बॉन्ड यहां से अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड है, 1 पे मिल रहा है, और यहां से स्टार्ट किया इसे भी क्या मिल रहा है? 1 पे मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक तो अब बात ये आती है कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे। बात ये आती है कि कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें। ठीक, ध्यान से समझना, जब दो पोजीशन पे एक ही जैसे चीजें मिलने लगे तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उस टाइम पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे डबल बॉन्ड के आगे क्या नाम आता है? ईन नाम आता है डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या नाम आता है? आइन नाम आता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, तो दोनों में से अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? ईन वाला पहले आएगा। मतलब हम लोग जो नाम लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? यहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसके बाद देखना, ध्यान से देखना, अब इसका नाम क्या होगा? ध्यान से देखना। हेक्सा, फिर क्या हो जाएगा? हेक्सा 1 आइन होगा या 5 आइन होगा? हेक्सा 5 आइन, दिख रहा है क्या? हेक्सा 5 आइन 1 3 डाई इन। हेक्सा 5 आइन 1 3 डाई इन। कौन सा आंसर है? ध्यान से देखो, हेक्सा, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है। ये देखो, हेक्सा 5 आइन 1 3 डाई इन, ये वाला आंसर अपना करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब सभी में 6 कार्बन प्रेजेंट है। सभी में अभी 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो आगे अगर हम लोग एक और चीज देखें, वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। क्यों? कौन सी चीज है? DBE। कौन सा? DBE। इसी को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोई भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, इसमें भी कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, इसमें भी कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है। ये हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, जिसके कारण ये क्या होगा? एक इसका आइसोमर नहीं होगा हेक्सेन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस कैन बी क्लासिफाइड एज allylic halide, benzylic halide, aryl halide and alkyl halide। ध्यान से समझना, अलाइलिक का मतलब क्या होता है? अलाइलिक का मतलब होता है कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड उसके बाद वाले कार्बन के पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइलिक बोलते हैं। बेंजाइलिक किसको बोलते हैं? मतलब बेंजीन के ऊपर जो कार्बन, इस पोजीशन को हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? बेंजाइलिक। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हलाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लोरोबेंजीन reacts with bromine gas in the presence of anhydrous AlBr3 to yield para-bromochlorobenzene। The reaction is classified as, ठीक, बहुत ही आसान रिएक्शन है, देखो ध्यान से क्या होता है रिएक्शन में कि क्लोरोबेंजीन जो होता है
ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या करा हमने, इसमें क्या करना हमने, Br2 डाल दिया। क्या डाल दिया, Br2, Br2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, अनहाइड्रस AlCl3, सॉरी AlBr3, AlBr3 के प्रेजेंस में हमने Br2 डाला। अब Br2 जो होता है उसका काम क्या होता है, देखना ध्यान से, Br2 का जो होता है काम, ये Br और Br ऐसे करके यहाँ पे ये लोन पेयर, ये लोन पेयर रहता है, और AlBr3, AlBr3 एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अब ये लोन पेयर इसको देगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, मतलब यहां से क्या निकल के आएगा, ये Br प्लस, क्या निकल के आएगा, Br प्लस, और Br प्लस जाके इसके पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिख लेते पहले, ये देखो कार्बन है और यहाँ पे इस पे से 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, CH3, CH3 एंड CH3, और यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है MgBr। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं D2O से, D2O से। तो हमें ये पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही अच्छा क्या होता है, बोलो बोलो, बहुत ही अच्छा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस, बेस होता है। वो जो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है वो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट करता है। ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो इससे क्या ले लेगा, ये एसिड ले लेगा। एसिड में यहाँ पे क्या अवेलेबल है, हमारे पास D प्लस अवेलेबल है, तो मतलब यहाँ पे MgBr के जगह पे क्या आ जाएगा, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। The major product formed when 1 bromo and 3 chloro cyclobutane reacts with metallic sodium in dry ether। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये साइक्लोब्यूटेन और 1 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया हमने और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया हमने। ठीक, अगर रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, कौन सा रिएक्शन है बेटा, जल्दी बताओ कौन सा रिएक्शन है, यस यस, वुर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन। ये कैसा टाइप का मैकेनिज्म शो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही हम लोग सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर पास करेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, ये फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, और ये डॉट डॉट मिलके क्या बना लेगा, ये ऐसा बॉन्ड बना लेगा। ठीक, मतलब ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, यस और नो। ओके, नेक्स्ट, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रोपेनॉल बाय यूजिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट यूज करके हम लोग फिनॉल एंड प्रोपेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, ब्रोमीन वाटर। हमें पता है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ध्यान से देखना, फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके, फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके, मतलब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, ऑर्थो पैरा मेटा पे क्या लगा देता है, Br Br Br, यहाँ पे तीनों जगह पे Br लग जाता है। ठीक, ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जो प्रोपेनॉल होगा वो ऐसा कोई टेस्ट नहीं देगा ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक, तो हम लोग इसका यूज करके इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से। अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू, pKa वैल्यू, अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू हमें बताना है कि एसिडिक कौन सा एसिडिक, किसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। अकॉर्डिंग टू pKa वैल्यू मैच द फॉलोइंग्स, हमें मैच करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हमने एसिडिक ऑर्डर भी पढ़ा हुआ है तो हम लोग आराम से बता सकते हैं, लेकिन हमें pKa वैल्यू देख के बतानी है। क्या बतानी है, pKa वैल्यू देख के बतानी है। ठीक, अगर पिक्रिक एसिड की बात करूं, पिक्रिक एसिड की बात करूं, ये देखो ध्यान से देखना, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड की बात करूं, ये देखो ये होता है पिक्रिक एसिड, NO2 एंड NO2, ये हाईली एसिडिक होता है।
क्यों हाईली एसिडिक होता है? क्योंकि यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं जो -R कर रहा है, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक। तो पिक्रिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक, मतलब पिक्रिक एसिड जो दिख रहा है हमें, उसका pKa वैल्यू जो होगा वो सबसे कम होगा। pKa वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। मतलब pKa वैल्यू ज्यादा तो एसिडिटी कम, और pKa वैल्यू कम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? 4 का बी। 4 का बी कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। यहां पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, 1 and 2। दूसरा इथाइल अल्कोहल, देखते ध्यान से, इथाइल अल्कोहल ये एक अल्कोहल और ये प्रोपेनॉल है। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक की अगर बात करें, ज्यादा एसिडिक की बात करें तो सबसे कम जो एसिडिक होगा वो हमारा इथाइल अल्कोहल होगा। इथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो बहुत कम एसिडिक होता है, उसे हम लोग एसिड की कैटेगरी में इवन रखते भी नहीं है, उसे हम लोग जनरली बेस के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, तो इथाइल अल्कोहल जो होगा वो सबसे कम होगा। सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा pKa वैल्यू, मतलब 3 का A होना चाहिए। 3 का A किसमें दिया हुआ? यस, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ कि A एंड बी क्या बनेगा? देखो ध्यान से, HI है, क्या है यहाँ पे? HI दिया हुआ है। तो HI जो होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड क्या देता है? हमेशा H प्लस देता है। क्या देता है? H प्लस। ध्यान से देखना, तो H प्लस आएगा, इस पे अटैक, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और ये ऐसा बनाएगा CH3 और यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे हाइड्रोजन। ओके, अंडरस्टूड। और यहां पे I माइनस रहेगा जो अटैक करने के लिए आएगा बाद में से। ठीक, I माइनस। अब हम ध्यान से समझते हैं कि जो भी बॉन्ड हमारा टूटने लायक होगा वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। देखते ध्यान से, अगर ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, ये बॉन्ड, तो 1 डिग्री या फिर ये CH3 प्लस टूटेगा, जो कि स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम ये बॉन्ड को तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, जो कि काफी स्टेबल होता है। इसलिए यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा और क्या बने रहेगा? CH3OH प्लस, इस पे क्या जुड़ जाएगा? I माइनस यहां पे आके अटैक कर जाएगा। देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विद द हेल्प ऑफ क्रोमेल क्लोराइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस गिव्स बेंजाइल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वेल नोन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट reduction of ester by dibyl H followed by hydrolysis give aldehyde। ओके, अब ध्यान से समझना डाइबल H के बारे में। डाइबल H जो होता है उसकी खास बात ये होती है कि वो 1 स्टेप रिडक्शन करता है। कितने स्टेप रिडक्शन करता है? 1 स्टेप रिडक्शन करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो 1 स्टेप रिडक्शन करता है। तो अगर एस्टर का 1 स्टेप रिडक्शन किया जाए तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल विद एक्वस KMnO4 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल एल्डिहाइड। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है? बेंजाइल अल्कोहल को अगर हमने एक्वस KMnO4 में डाला तो क्या बनाएगा? वो बेंजाइल डिहाइड बनाएगा। क्या बेंजाइल डिहाइड बनाएगा? नहीं बनाएगा बेंजाइल डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको क्या कन्वर्ट कर देगा? 1 स्टेप ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये 1 स्टेप से ज्यादा ऑक्सीडेशन कर देगा। मतलब पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड के तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देगा? वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट अपना फॉल्स हो गया। इसका आंसर इसलिए ऑप्शन 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, आई गेस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें बताना है कि किसमें सबसे बढ़िया हो पाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ध्यान से देखना कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं। CH3 डबल बॉन्ड CO CH3 पहला ये दिया हुआ है, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 दिया हुआ है, तीसरा जो हमारा दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O H दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना कि अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच साइट होता है मतलब जहां पे इसे रिपल्शन कम लगेगा, जहां पे इसे रिपल्शन कम मिलेगा, वहां पे वो क्या करेगा, जल्दी अटैक करेगा। तो ध्यान से देखना, यहां पे बल्कि ग्रुप है, 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 लेकिन यहां पे हाइड्रोजन होने के कारण ये आसानी से यहां पे अटैक कर जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, इस ग्रुप की। ठीक, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब यहां पे इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो जो इथाइल होगा वो ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, जिसके कारण ज्यादा रिपल्शन लगेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां देर से अटैक करेगा और यहां पे जल्दी अटैक करेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा जाएगा करेक्ट, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following has most acidic hydrogen, which of the following has most acidic hydrogen, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा है। मतलब हमें बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, ध्यान से देखते हैं। पहला प्रोपेनोइक एसिड, क्या, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ध्यान से, 1 2 3 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, ये हो गया अपना प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे CH और डाइक्लोरो बोल रहा है, मतलब 2 क्लोरीन लगा देने के लिए बोला गया है। ठीक, तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बना लेते हैं। यहाँ पे Cl C डबल बॉन्ड O OH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड मतलब एक ही क्लोरीन होगा, एक ही क्लोरीन होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो COOH ग्रुप सभी में कॉमन है, COOH ग्रुप सभी में कॉमन है। ठीक, लेकिन जहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा रहेगा वहां पे क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब यहां पे क्लोरीन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये -I, 3 -I ग्रुप लगे हुए हैं, जिसके कारण क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर सुटेबल टू डिफरेंशिएट अनिलीन एंड एन मिथाइल अनिलीन। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर, अनिलीन एंड एन मिथाइल अनिलीन। अनिलीन, ये देखो ध्यान से, ये अनिलीन हो गया और एन मिथाइल अनिलीन NHCH3, अनिलीन एंड एन मिथाइल अनिलीन। अब ये प्राइमरी अमीन हो गया और ये सेकेंडरी अमीन हो गया। ये कैसा अमीन है, प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन। हमें पता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक NaOH, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक NaOH हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिनका टेस्ट, इस टेस्ट का नाम क्या है, यस, क्या नाम है, कार्बिलअमीन टेस्ट। वेरी गुड, क्या नाम है, कार्बिलअमीन टेस्ट, जो डिस्टिंग्विश करता है 1 डिग्री और डिफरेंट 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन को ये डिस्टिंग्विश करता है। तो क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम की जगह क्या सोडियम की जगह क्या रखा है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। मतलब ये भी क्या करेगा, हमें ये टेस्ट देगा, ये भी हमें कार्बिलअमीन टेस्ट देगा। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन अमीन, अमीन कौन सा नहीं बनाता है, ये देखना ध्यान से, अल्कोहलिक NaOH, ये ध्यान से देखना, ये इसको अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा, तो ये पहला वाला अमीन बना लेगा। दूसरा भी क्या बनाएगा, RCH2NH2, ये भी अमीन बनाएगा। तीसरा ध्यान से देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमें पता है इसका हाइड्रोलिसिस का तरीका क्या होता है, यहाँ OH कार्बन के बॉन्ड सारे टूटते जाते हैं, यहाँ पे OH इस तरीके से जुड़ता है, और यहाँ पे जो बनता है कंपाउंड वो क्या बनेगा, COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, मतलब ये एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो बनेगा अपना अमीन बने, नॉट यील्ड एन अमीन, ठीक है, तो यहां पे अमीन अपना नहीं बनेगा। यहां पे क्या बन रहा है, यस जल्दी बताओ, यहां पे क्या बन रहा है, और ध्यान से देखो, इसको भी हमने करा तो यहां पे भी क्या बनेगा, ये अमीन बन जाएगा, लेकिन ये अमोनिया बना ले रहा है, क्या बना रहा है, अमोनिया, अमाइन नहीं बना रहा। कौन सा रिएक्शन अमाइन ने बना रहा है, ओनली थर्ड रिएक्शन अमाइन नहीं बना रहा है, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द लिस्ट 1 विद द आइटम्स गिवन इन द लिस्ट 2। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कौन सा रिएजेंट होता है, यस वो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। कौन सा होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। फर्स्ट का बी ऑप्शन, बस एक ही करना है, कोई बात नहीं, जल्दी से निकल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि केसीटी में टाइम हमें बचाना पड़ता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद एन शेल ऑफ एन एटम इज, नंबर ऑफ ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद एन शेल काउंट करो, देखो ध्यान से, KLMN, एन शेल का मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया, फोर्थ ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट, और हमें पता है नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में वो जो होता है हमारा n² होता है, क्या होता है, n²। तो फोर्थ ऑर्बिट मतलब कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16, तो इसका आंसर 16 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये देखो ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि उस nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो nth ऑर्बिट में होता है, एक ऑर्बिटल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो n² ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n² इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक, द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी नहीं, यहाँ पे डेल्टा वी होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स, हुज मास इज गिवन, मास गिवन है और हमें क्या पूछा है, डेल्टा V। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन, बोलो क्या होता है, H अपॉन, यस, H अपॉन 4 पाई m। ध्यान से देखो सारे लोग, यहां पे हम लोग ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करते हैं। h की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई, मास क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻6 kg। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे जो ऑप्शन आएगा वो 34 में से 6 चला गया तो 28। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 से ज्यादा होगा, मतलब जो पावर आनी चाहिए वो 28 के आसपास आनी चाहिए, मतलब 28 से थोड़ी सी और ज्यादा आनी चाहिए। तो ये देखो, ये ऑप्शन हमारा अप्रोक्सीमेटली सही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक वर्क डन इज पॉजिटिव, ओके, when work is done on the system। ओके, करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। एडियाबैटिक वर्क डन इज पॉजिटिव when work done is on the system।
मतलब अगर एडियाबेटिक, सबसे पहले एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पे इंटरनल एनर्जी जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जो जो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे क्या बोल रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, यस बिल्कुल करेक्ट। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अब देखना ध्यान से, डेल्टा यू इज इक्वल टू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक, ध्यान से, जब क्यू जीरो हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, जब वर्क डन पॉजिटिव हो, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, तो इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। फ्री एक्सपेंशन के टाइम पे, फ्री एक्सपेंशन बेसिकली वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन का। और हमें पता है कि फ्री एक्सपेंशन के टाइम पे जो जो प्रेशर होता है बाहर का वो क्या हो जाता है, जीरो, जीरो हो जाता है, जिसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, which of the following reaction has delta H is equal to delta U। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, ध्यान से देखना। डेल्टा H इज इक्वल टू जो होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होना चाहिए, मतलब डेल्टा NG की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक, ध्यान से देखते हैं, डेल्टा एनजी की वैल्यू किसमें जीरो है, यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में, ऑप्शन थर्ड में हमें साफ साफ दिख रहा है डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, all enthalpies of fusion are positive, all enthalpies of fusion are positive। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यस। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब बॉन्ड ब्रेक करने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें करेक्ट नहीं ढूंढना, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, ध्यान से देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये देखो ध्यान से देखना, ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्यों बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ अ गिवन टेम्परेचर, यस बिल्कुल सही है कि इक्विलिब्रियम जब भी अचीव की जाती है, या फिर इक्विलिब्रियम के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक क्लोज कंटेनर में बात करते हैं। जब ओपन कंटेनर रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स एक्सचेंज होते रहेंगे, वॉल्यूम एक्सचेंज होता रहेगा गैसेस के लिए, तो वहाँ पे कोई मतलब वाली बात होती नहीं है ओपन कंटेनर के लिए। तो जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो क्लोज्ड कंटेनर की ही बात करते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ध्यान से देखना, all the measurable properties of the system remains constant at equilibrium, yes बिल्कुल सही बात है। all the measurable properties मतलब इक्विलिब्रियम पे सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यस, ये भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स, यस ये भी करेक्ट है। ये देखो ध्यान से देखना, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, यहाँ पे के हो गया, तो अगर बी से ए जा रहा हुआ तो उसका के डैश क्या हो जाएगा, के डैश क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। बहुत आसान है, मतलब तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी सी, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ध्यान देखना, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इन द रिएक्शन दिस द फॉर्मेशन ऑफ इथन इज
फेवर्ड बाई, देखो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को फेवर करना है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज फेवर्ड बाई, तो मीथेन के फॉर्मेशन को कौन सा ऑप्शन फेवर करेगा ये हमें बताना है। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, अगर CO के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये फेवर करेगा। ठीक, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये फेवर नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH4, अगर CH4 के कॉन्सेंट्रेशन को हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH4 के कंसंट्रेशन को अगर हमने डिक्रीज कर दिया तो भी रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2, अगर H2 के कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज किया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, यस। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CH4, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, अगर इसके कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं मतलब ये ओवरऑल कम हो रहा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, नेक्स्ट ध्यान से देखना, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2, अगर इसके कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज किया तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ऑप्शन ए एंड सी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन इज दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल फोर स्पीसीज वर 1 m, ओके, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। A प्लस बी इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, C और D के साथ। क्या बोला है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 1 1 एंड 1 है दिया हुआ, ठीक, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो इस टाइम पे जो रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q इज इक्वल टू 1, यस और नो, Q इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें जब पता है कि क्या, कि जब Q की वैल्यू K से छोटी होगी Q की वैल्यू, तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्टेड होगा, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी 1 माइनस एक्स, ये भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ओके। अब यहां से हम लोग K का एक्सप्रेशन लिखते हैं, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 100 दिया हुआ है हमें, ठीक, स्क्वायर रूट ले लेते दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब सॉल्व करते हैं x के लिए, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 10x, ठीक है। तो जो x हो जाएगा, यहां देखो ध्यान से, x हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/11, ठीक, 9/11। तो हमें क्या पूछा, देखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D 9/11, 9/11 मतलब ये हो जाएगा 0.81 समथिंग, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D जो होगा 1 प्लस 0.8 समथिंग, मतलब ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट, among the following 0.1 m aqueous solution, मतलब यहां पे मोलालिटी जो दिया हुआ है, सारे सॉल्यूशन के लिए क्या दी हुई है, सेम। विच वन विल एग्जिबिट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अब हमें यहां पे डिपेंड करता है कि आई देखना है, क्या देखना है हमें, यहां पे आई की वैल्यू देखनी है। जहां पे आई की वैल्यू ज्यादा होगी, वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ओके, ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से देखना, आई की वैल्यू ज्यादा, यहां पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, AlCl3, तो इसकी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैसे टूटेगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस
तो आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी क्लियरली, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी क्लियरली। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसकी आई की वैल्यू देखिए तो ट्वाइस Al3 प्लस प्लस थ्राइस SO4 2 माइनस, तो इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक, इसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट की आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहां पे सोडियम क्लोराइड में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब सबसे कम आई जो होगा वो इसका होगा, और सबसे कम आई अगर इसका है तो यही क्या करेगा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एग्जिबिट करेगा, मतलब 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना सारे लोग, ध्यान से देखना। वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद द टेम्परेचर फॉर अ गैस इज शोन बाय द ग्राफ। वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक, ध्यान से समझना, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, वेंट हॉफ इक्वेशन, क्या होता है, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। समझ आ रहा है क्या, यस और नो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करता है। मतलब कि अगर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यस, ऑप्शन देखना, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ये देखो एक ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन 4, इसमें सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिएक्शन दिखाया हुआ है। जो सॉल्युबिलिटी होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे वो उल्टा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 180 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water in a vessel. The temperature at which water boils at 1.013 bar is ठीक है। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली पूछी गई है। क्या पूछी गई है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें पता है कोई भी एज अ सॉल्यूट ऐड करने पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है आई इंटू मोलालिटी इंटू केबी। ठीक है, ध्यान देना सारे लोग। ठीक, तो केबी की जो वैल्यू है, जो 0.52, मोलालिटी, आई की वैल्यू 1 दी हुई है। क्यों 1 दी हुई है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है इसका ना एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है। मतलब जितना मोल्स हमने डाला है उतना ही मोल्स रह जाएगा। तो आई की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट ध्यान से देखना, मोलालिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो 1 kg ऑफ वाटर में लिया गया, 1 kg ऑफ वाटर में लिया गया, तो ये 1 हो गया नीचे। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, यस, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 ही होता है। तो 180 बाई 180, ये 1 मोल हो गया। ठीक, तो जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू आएगी, वो 0.52 आएगा। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो दिया हुआ है एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर, वो क्या दिया हुआ, 373.15। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 0.52, तो जो भी आ रहा होगा वो आंसर होगा। अपना देख लेते हैं 7, और यहाँ पे क्या हो गया 5x6, ये देखो 373.67। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ N2 गैस इज bubbled through water at 293 Kelvin, how many moles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Okay, assume that N2 exerts a partial pressure of
0.987 बार। ओके, ध्यान देना सारे लोग, KH4N2 यहां पे दिया हुआ है, KH4N2 यहां पे हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इसको। KH दिया हुआ हमारा, KH दिया हुआ है, तो हमें पता था जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, KH इंटू यस, ये हो जाएगा KH इंटू, ये बोलो KH इंटू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है सभी को, यस नो, अरे हाँ तो बोल दो। ये देखो, ये क्या हो जाएगा 0.987 इज इक्वल टू KH की जो वैल्यू दी हुई है 76.48 इंटू 10⁻³ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दिस डिवाइड बाय दिस कर दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू 10⁻3। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत करेंगे। क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन, उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ओके, अब हमें यहां पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो N2 दिया हुआ 0.987 डिवाइडेड बाई ये 76.48, अगर हम लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करके लिखे तो ये इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगा आपका, देखना ध्यान से कैसे अप्रोक्सीमेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक, देखो ये तो पहले हो गया 10⁻³ ये हो गया अपना 10⁻³। अब आगे देखते हैं, इसका पॉइंट हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसका पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, कहाँ लगा दिया, यहाँ और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना सर लोग, पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, अगर यहाँ पे नहीं लगाना चाह रहे हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, इस पॉइंट को हटाते हैं और इस पॉइंट को हटाते हैं, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 0, और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ये देखो ये 0 0 चला गया, मतलब ये अगर 0 ये एक और ऊपर चला गया, ये 10⁻⁴ हो गया, 10⁻⁴ हो गया। ठीक, ध्यान से देखना, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करना, ये 900 समथिंग है, और हमें इसे 7000 से डिवाइड करना, अगर हमने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁵, और इसकी जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁵। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, 1.2 के अप्रॉक्स हम लोग ले सकते हैं, 1.2 के अप्रॉक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.2 इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ध्यान से देखना, सिंस इसकी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, मतलब हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान से देखना सारे लोग, कि हम लोग यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो
तो यहां नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का सम जो हो रहा है, इन दोनों का सम जो हो रहा है वो 1 के बराबर हो रहा है, और इसकी जो ऑलमोस्ट वैल्यू हो रही है वो इसके बराबर हो रही है ऑलमोस्ट वैल्यू। अगर हम लोग रेशियो देखें तो मतलब हम लोग यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं जो इसकी वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो अगर इसमें ऐड भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐड भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स 1.2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखना। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है। तो H2O दिया हुआ है क्या, H2O दिया हुआ है, यस 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ। 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। ओके 1000 ग्राम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वो हो जाएगा तुम्हारा 1000 डिवाइड बाई 18 जो हो जाएगा तुम्हारा 55.55। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 1.2 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55 अप्रॉक्स। ठीक है, तो जो ये अप्रॉक्स वैल्यू होगी वो 7 पॉइंट समथिंग के आसपास होगी, 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻4 के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जहां पे यस केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यस ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, अनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, नो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अनोड क्या होता है, अनोड वहां पे निगेटिव होता है। देखो ध्यान से समझना, अनोड और कैथोड को याद रखने की जो टेक्निक है याद रखने की, हम लोग बहुत बार अनोड पॉजिटिव अनोड निगेटिव ऐसे याद रखते नहीं, याद रखने की ये बिल्कुल डेफिनेशन नहीं होता। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर्स इज नोन एज अनोड एंड वेयर रिडक्शन ऑकर्स इज नोन एज कैथोड। बस ये याद रखो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, ध्यान से देखना। तो गैल्वेनिक सेल में अनोड अपना पॉजिटिव नहीं होता, अनोड निगेटिव होता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ई सेल इज निगेटिव देन इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नहीं ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों देखना ध्यान से, क्यों होता है, देखो ध्यान से, जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE होता है, -NFE शेल होता है। ठीक है, और फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें ये पता है कि ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता। ये क्या है, फैराडे है, ये भी इसकी वैल्यू भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी का क्या होना जरूरी है, निगेटिव होना जरूरी है। तो ये निगेटिव होने का मतलब ये क्या होगा, ये भी दिस शुड बी पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, यस ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, यस बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टेंस होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के कंडक्शंस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, दूसरा होता है आयनिक कंडक्शन। ठीक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, दूसरा होता है आयनिक कंडक्शन। ठीक, क्या बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन, तो ये जो डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट आयनिक इलेक्ट्रॉन्स, एक चीज और ध्यान समझना, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा टेम्परेचर, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन
इसी की अगर बात करें, इसी में अगर बात करें आयनिक कंडक्टेंस की, तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है, घटता है। ठीक, तो वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन हाफ सेल, ठीक, on increasing the aluminum ion, the electrode potential will, what will happen with the electrode potential? चलो ध्यान से देखते हैं सॉल्व करके। यहां पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ई शेल। ई शेल जो होता है वो क्या होता है, नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, ई रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए दिया हुआ, तो ई रिडक्शन माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू क्या दी हुई है 3 इंटू लॉग ऑफ ये यहां पे एल्यूमिनियम में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये एल्यूमिनियम कौन से फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा। कौन से फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा। और हमें पता है सॉलिड जो होता है, सॉलिड और लिक्विड, वो प्योर लिक्विड और सॉलिड जो होता है वो हमारे एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, ध्यान समझना, एक्सप्रेशन में, इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको नहीं लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग किसको लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+। ओके, अब ध्यान समझना, नेक्स्ट क्या होगा, ई रिडक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, -0.0591/3। ठीक, अब इस माइनस को मैं इधर ले आऊं, इस माइनस को अगर मैं लॉग के पावर में ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 पावर में ले आया तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+। मतलब अगर जब हम एल्यूमिनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो ई शेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, select the option, okay, for the quantity of electricity in coulomb per mole required, okay, to deposit। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे इसको अगर डिपॉजिट करना है सिल्वर को, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे सप्लाई करने होंगे। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर होते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, 1 फैराडे। तो ध्यान से देखते हैं 1 फैराडे किसमें दिया है, ए का ऑप्शन थर्ड, देखते हैं ए का ऑप्शन थर्ड कौन सा ऑप्शन है, यस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, catalysts are used to increase the rate of chemical reaction। catalysts are used to increase the rate of chemical reaction। अब कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे इंक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, देखते हैं यहां से क्या ऑप्शन लिखा है, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, नहीं गलत है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 सेकेंड। ठीक, हाफ लाइफ दिया हुआ है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 20 सेकेंड, और क्या बोला है हमें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.2 m। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.2 m। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 80 सेकेंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आप ये भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। यूनिटरी मेथड क्योंकि हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज विल रिएक्ट, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज विल रिएक्ट। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं जीरो टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी 0.2 होगी, 20 सेकंड के बाद आधा हो जाएगा, आधा मतलब 0.1, 50% हो जाएगा। नेक्स्ट 40 सेकंड्स मतलब 20 सेकंड लगा है इन दोनों के बीच में, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब 0.05 हो जाएगी। नेक्स्ट 20 सेकंड में मतलब 60th सेकंड में इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.0025। ओके, 0025, इट विल बी
0.025 नेक्स्ट 80 सेकेंड में इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसका भी आधा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन द गिवन ग्राफ EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन विल बी, फॉर द रिवर्स रिएक्शन विल बी। हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे इसे हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? EA फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? EA एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, और जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ओके, डेल्टा एच हमारा यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? डेल्टा एच, डेल्टा एच की वैल्यू 90 दी हुई है। EA फॉरवर्ड की वैल्यू दी हुई है 215 माइनस EA बैकवर्ड। तो EA बैकवर्ड के बारे में पूछा, तो EA बैकवर्ड क्या आ जाएगा? 215 माइनस 90, तो ये ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ N2O5 gases is converting into 4NO2 gases plus O2. Okay, initial concentration of N2O5 is 2 mole per liter. After 300 minutes, it reduces to 1.4 mole per liter. Okay, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ, यस क्या निकाल सकते हैं? बोलो बोलो, रेट ऑफ, यस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या आ जाएगा? इसका हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ D ऑफ N2O5 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई dt। ये क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल होगा? देखो ध्यान से, किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1.4 डिवाइड बाई 300, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? 1/2 माइनस ऑफ 1/2 D ऑफ N2O5 upon dt will be equal to 1/4 of यस क्या आ जाएगा? 1/4 ऑफ, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा? 1/4 ऑफ D ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt। ओके, अंडरस्टूड। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, क्या आ रही है इसकी वैल्यू? ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हम देख लेते हैं यहां से एक बार। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 0.6 अपॉन 300, 0.6 अपॉन 300। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ गया 10, यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2, ये ट्वाइस हो गया। मतलब ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या वैल्यू आ रही है? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस क्या आ जाएगा? D इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू माइनस ऑफ दिस वैल्यू, माइनस ऑफ दिस वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, देखो ध्यान से क्या आ रही है इसकी वैल्यू? ये आ गया 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आर यूनिटलेस? कौन सा यूनिटलेस होगा? तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है, क्योंकि मोल्स बाय मोल्स यूनिटलेस होगा।
मास परसेंटेज, W बाई डब्ल्यू भी क्या होगा, ग्राम बाई ग्राम, ये भी यूनिटलेस होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए यहाँ पे। ओके, थैंक यू।